हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रुति। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं प्रिंसेस एजेंट का एपिसोड नंबर 7 इन हिंदी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 7 इन हिंदी। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पाँचों राजकुमार आपस में हॉकी खेल रहे होते हैं घोड़ों पर सवार होकर, और तभी के तभी वहाँ पर राजा का एक सैनिक आता है और उनसे कहता है कि महाराज ने आप सबको बुलाया है। वो सब उनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या बात हुई है। वो उन्हें बताता है कि बॉर्डर पर रोरान के कुछ सैनिक आए हैं और वो लोग उन्होंने वहाँ पर लड़ाई शुरू कर दी है। फिर वो पांचों के पांचों राजकुमार महल में पहुँचते हैं, महाराजा के महल में। और जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो उसे दूसरे सैनिक बताते हैं कि रोरन को हमारे यानबे ने हरा दिया है और रोरन ने कहा है कि वो अब आगे से हमें तंग नहीं करेंगे। इतने में महाराज अकेले ये को बुला लेते हैं। ये महाराज के पास पहुंच जाता है और महाराज उसे कहते हैं कि डंगबी जिसने रोरन के साथ सेटिंग की है और इस युद्ध को ख़त्म किया है, मुझे उस डंगबी पे थोड़ा सा यकीन नहीं है, मुझे उस पर थोड़ा शक हो रहा है क्योंकि उस डंगबी ने सारे रिफ्यूजीज को छोड़ दिया था और वो सारे रिफ्यूजीज यान भी चले गए थे। ये जो डंगबी और रोरन का युद्ध सेटल हुआ है तो मुझे लगता है इसमें डंगबी की कोई ना कोई चाल है। डंगबी जो है वो यान शुन का फादर है। ये उसे कहते हैं कि मुझे लगता नहीं कि डंगबी की इसमें कोई भी चाल है क्योंकि यान हाउसहोल्ड हमेशा हमारा ही वफादार रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ गलत होगा। तो महाराज उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे कहने पे ये सब होता तो मैं तुम्हें आइज ऑफ गॉड का पद देता है क्यों। फिर ये वहाँ से चला जाता है और उसे रास्ते में हरी मिलता है। तभी वहाँ महाराज का संदेश पहुँचता है। एक संदेश होता है ये के लिए जिसमें लिखा होता है कि आज से कमांडर की सील ये संभालेगा टेम्परेरीली और सेना का भी ध्यान रखेगा एज एन इम्पीरियल गार्ड। और दूसरा संदेश होता है हरी के लिए, जो वो सैनिक बोलता है कि ये जो संदेश है ये थोड़ा सीक्रेट है, मैं सबके सामने नहीं पढ़ सकता, इसलिए बस तुम ये संदेश पकड़ लो और इसका जवाब सीधा महाराज को दे देना। ये जैसे ही बाहर निकलता है वी वहाँ पहुँच जाती हैं और जो वी हैं वो ये से कहती हैं कि महाराज की इंटेंशंस बिल्कुल सही हैं। अगर तुमने इस बात पर गौर नहीं किया तो हो सकता है कि आइज ऑफ गॉड का पद तुमसे छीन लिया जाए और उसकी जगह किसी और को बिठा दिया जाए, तो इसलिए तुम इन बातों का ध्यान रखो। इधर वी अपने दादाजी को बताता है कि महाराज ने मुझे सीक्रेटली कहा है कि मैं डंगबी पर अपनी नज़र रखूं और उन्हें उस पर शक है कि रोरन और डंगबी के बीच ये युद्ध इतनी आसानी से कैसे ख़त्म हुआ। और उन्होंने कहा है कि इस चीज़ में हमने आइज ऑफ गॉड को इन्वॉल्व नहीं करना है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बिना आइज ऑफ गॉड के हम इस मैटर को ख़त्म कैसे करेंगे। आज महाराज ने मेरे सामने यान को कमांडर सील पकड़ा दी। महाराज हमारी ईमानदारी और काबिलियत को परखना चाहते हैं, पर ये जो यान है ये मेरी आंखों में खटकता है। मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। इसे हर स्प्रिंग में टाइफाइड हो जाता है और जिससे बचने के लिए ये 3 दिन के लिए अपने कमरे में ही बंद रहता है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका होगा यान को मारने का। शिव को बताता है कि एक ग्रुप है जो बहुत ही कमीने लोगों से भरा हुआ है, जो किसी की भी जान बुरी तरीके से ले सकता है। तुम उस ग्रुप की मदद ले सकते हो यानी को मारने के लिए। तुम उसे जितने ज़्यादा पैसे दोगे वो उतनी ज़्यादा तुम्हारी अच्छे से मदद करेंगे। फिर इस बात को सुनकर खुश हो जाता है और तभी कहता है ये तो यही बात हुई कि 2 लोगों की जान एकदम से ली जाती है। और तभी की तभी उसके दादाजी शराब पीकर बेहोश हो जाते हैं और हैरी उन्हें देखकर खुश हो जाता है। इधर जिंग शाइलो यानी को टी सर्व करती है तो वो उसकी चाय में बार बार कमी निकालता है। कभी वो उसे कहता है कि तुम्हारी चाय बहुत फीकी है, कभी बहुत ज़्यादा कड़क है, कभी बहुत ज़्यादा गर्म है और कभी बहुत ज़्यादा ठंडी है। इसकी यानी कि ऐसी बातों को सुनकर अब की बार जिंग शाइलो एक साथ 10 कप चाय के बना लाती है और ये को कहती है कि आप इनमें से चूज़ कर लीजिए जो भी आपको पसंद है, मैंने हर तरीके से इस चाय को बना लिया है। फिर ये जिंग शाइलो को कहता है कि तुम्हें आगे इतने मौके नहीं मिलेंगे, तुम्हें हर चीज़ को अच्छे से परखना होगा और एक बार में ही सही फैसला करना होगा। तो जिंग शाइलो से कहती है कि सही क्या है गलत क्या है ये तो देखकर ही पता चल जाता है। तो ये उसके सामने एक तस्वीर रखता है जिसे वो सीधा देखती है तो उसे लगता है कि एक औरत है, जब वो उसे उल्टा देखती है तो उसे लगता है कि ये एक आदमी है। फिर वो उसे दूसरी तस्वीर दिखाता है जिसे आधा खोलने पर ऐसे लगता है कि वो आदमी बहुत डेंजर में है, और जब वो तस्वीर पूरी खोली जाती है तो उसे देखकर लगता है कि नहीं, कोई आदमी उस आदमी की मदद कर रहा है। हमें सिर्फ अपनी आंखों पर ध्यान नहीं देना है कि हम क्या देखते हैं, बल्कि हमें अपने दिमाग का यूज़ करना है। उसकी ये बातें सुनकर जिंग शाइलो को याद आता है कि ये ने मेरे भाई को मारा था, पर ये तो मैंने सिर्फ होते हुए देखा था, तो हो सकता है कि ये ने जब मेरे भाई को मारा हो वो सिर्फ मेरी आंखों का धोखा और इसके पीछे कुछ और ही हो। थोड़ी देर बाद
ये अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो अपनी एक गन से तीर चला रहा होता है और उसके तीर बिल्कुल सही जगह पर लगते हैं। फिर वो एक ऐसा तीर चलाता है जो कि उस निशान को चीर कर आगे चली जाती है। जिंग शाओ उस चीज़ को देख लेती है और जिंग शाओ को याद आता है कि एक ऐसे तीर ने उसके आगे रक्षा की थी जब वो ह्यूमन हंटिंग में फंसी हुई थी। फिर जिंग शाओ ये के पास आती है और उससे पूछती है कि जिस दिन ह्यूमन हंटिंग थी उस दिन आप भी वहाँ उस ग्राउंड में मौजूद थे। ये उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि जिंग शाओ की बहन एक दीवार में छेद कर रही होती है और तभी जिंग शाओ वहाँ आ जाती है और उसे खींचकर वहाँ से ले जाती है। जिंग शाओ शाओकी से पूछती है कि तुम ये क्या कर रही थी, मुझे सच सच बताना। शाओकी उसे कहती है कि मुझे पता चला है कि जो युआन ये है वो 3 दिन के लिए अपने कमरे में बंद रहेगा और बाहर की हवा से दूर रहेगा। तो मैं चाह रही थी कि उसके कमरे में एक छेद कर दूँ ताकि उसके कमरे में हवा पार हो जाए और वो उस हवा से बीमार हो जाए। तो तुम क्या नहीं चाहती कि युआन ये भी बीमार हो जाए और उसे दुख हो? तो जिंग शाओ से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें अभी चीज़ों को ध्यान से देखना होगा, हमें किसी भी नतीजे पर ऐसे जल्दी नहीं पहुँचना चाहिए। जिंग शाओ की बहन कहती है कि तुम्हारी आंखों में पहले आग भरी रहती थी, गुस्सा भरा रहता था और तुम भी तो युआन को मारना चाहती थी, तो अब तुम ऐसे क्यों बदल गई हो? जिंग शाओ से कहती है कि हाँ मैंने देखा था कि उसने लिंगजी को मारा है, पर आंखों देखी बात सच नहीं होती, हो सकता है इसके पीछे कोई बात भी हो। हमें इन सब चीज़ों को बात ध्यान में रखनी चाहिए और फिर नतीजे पर पहुंचना चाहिए। मैं इस चीज़ों का अपने आप ध्यान रख लूँगी, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। फिर युआन 3 दिन के लिए अपने कमरे में बंद हो जाता है। इधर हई को वो लोगों का ग्रुप मिल जाता है जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। इधर जू जिनशु को एक पत्थर देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और जो भी उस पत्थर को काफ़ी देर तक पकड़ेगा उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है। तो जू उसे कहता है कि तुम्हें इस पत्थर को कैसे ही युआन ये के पास पहुँचाना है ताकि युआन ये को ठंड लगे और वो इन 3 दिनों के अंदर मर जाए। पर यह पत्थर देने के लिए तुम्हें खुद नहीं जाना है और तुम्हें किसी का इस्तेमाल करना है ताकि तुम पकड़े ना जा सको। फिर जिनशु उस पत्थर को जिंग शाओ को दे देती है और उसे कहती है कि ये महारानी ने पहुंचाया युआन के लिए ताकि उनका टाइफाइड जल्दी से ठीक हो जाए और उन्हें कोई दिक्कत ना रहे। जिंग शाओ जिनशु से वो पत्थर ले लेती है और वो ये के कमरे में जाने लगती है तो सैनिक उसे रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि अभी ये टाइफाइड से लड़ रहे हैं तो तुम थोड़ी देर के लिए वेट करो। तो जिंग शाओ वहीं पर खड़ी हो जाती है और इंतज़ार करने लगती है। पर जिंग शाओ जैसे उस पत्थर को काफ़ी देर तक पकड़ती है तो उसके अंदर ठंड चढ़ने लग जाती है। फिर वो सोचती है कि उसे इस पत्थर को पकड़ने से इतनी ठंड क्यों लग रही है। थोड़ी देर बाद ये का गुप्तचर जंगल से गुजर रहा होता है और एकदम से उसे हई के लोग घेर लेते हैं। हई के लोगों से घिरा हुआ देखकर वो एक तीर छोड़ता है हवा में जिससे कि बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है और की को पता चलता है कि वो खतरे में है। की अपने सैनिकों को अलर्ट करता है और उस गुप्तचर की मदद के लिए जंगल के लिए निकल जाता है और जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि गुप्तचर को लटका दिया गया है और बाद में उसे पता चलता है कि ये किसी की साजिश है ताकि वो महल पर हमला कर सके। फिर वो वापस महल में जाता है और वहाँ पर काफ़ी ही लोग आए होते हैं जो उनके सैनिकों से लड़ रहे होते हैं। इधर किसी ने ये के कमरे में जहरीले सांपों को छोड़ दिया होता है। जिंग शाओ को उस पत्थर की वजह से अपने अंदर अलग ही एक आग महसूस हो रही होती है। जिंग शाओ की हालत खराब होती जाती है। इधर जो सांप होते हैं वो ये को डसने ही वाला होता है कि ये का तोता आवाज़ लगाता है जिंग शाओ को कि जिंजर अंदर आओ। और जैसे ही जिंग शाओ अंदर जाती है देखती है कि ये को एक जहरीले सांप ने डस लिया है। फिर हई के लोग ये के कमरे में आने की कोशिश करते हैं पर जिंग शाओ अपने अंदरूनी ताकत से ही उन तीनों को हवा में उड़ाकर बाहर फेंक देती है। फिर जिंग शाओ की आंखों में एक अलग ही गुस्सा दिखता है और उसकी आंखों को देखकर उसके चेहरे को देखकर ऐसे लगता है कि अब वो ये को ही मार देगी। फिर वो ये के पास पहुंचती है गुस्से भरी आंखों से और उसके हाथ से तलवार छीन लेती है। ये को लगता है कि अब वो उसे मारने ही वाली है और जैसे ही वो तलवार उठाती है और मारने लगती है तो वो ये को नहीं उसके पास में आए हुए सांपों को मार देती है और ये की कलाई पर भी एक छोटा सा घाव बना देती है तलवार से ताकि उसके काटे हुआ जहर जो है सांपों का काटा हुआ जहर सारा बाहर आ सके। सांपों को वहाँ से भगाने के बाद जिंग शाओ भी बेहोश होकर ये की बाहों में गिर जाती है। फिर की भी वहाँ पे पहुँच जाता है और फिर की एक डॉक्टर को वहाँ पर लेके आता है जो युआन का चेकअप करता है। वो डॉक्टर युआन से कहते हैं कि आपको जहरीले सांप ने काट लिया था पर सही टाइम से उसका इलाज होने पर अब इतना कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो उन्हें कहता है कि ये एंटीडोट है उस जहर का, आप ये खा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इधर सारे के सारे मेड्स को बुलाया जाता है और उनके हाथ बांध दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये सब इनमें से कोई भी हो सकता है जिसने इन सब की प्लानिंग की हो, जिसने
ये के कमरे में सांपों को छोड़ा हो। तो जिनशु बोलती है ये तो जिंगशालो और उसकी बहनों ने किया होगा, क्योंकि ये ने उनके भाई को मारा था, तो ये तीनों उससे बदला लेना चाहती हैं। ये इन सब का गुनहगार और कोई नहीं हो सकता है। जिंगशालो की बहनें कहती हैं कि जिंगशालो ने तुम्हारी वजह से उस पत्थर को पकड़ा हुआ था और तुम अब उस पर शक कर रही हो। अगर उसने उस पत्थर को पकड़ा हुआ था तो वो कमरे में सांपों को कैसे छोड़ सकती है। तो उसे कहती है कि तो हो सकता है कि तुम भी तो उसके पार्टनर हो, तुमने उसके लिए सांपों को कमरे में छोड़ दिया हो। तो शिव उसे कहता है कि हम इस बात का अभी पता लगा लेंगे। इधर डॉक्टर उस पत्थर को चेक करता है और वो उसे कहता है कि इस जेड डॉग में, जो कि उस पत्थर का नाम है, इस जेड डॉग में एक ऐसी पावर छिपी हुई है जिससे कोई भी इंसान फ्रीज हो सकता है, कोई भी इंसान बर्फ हो सकता है। जो भी इसे ज़्यादा देर तक पकड़ेगा उसके शरीर के सारे भाग फ्रीज हो जाएंगे। इसे पकड़कर सिर्फ कोई एक ऐसा इंसान ही बच सकता है जिसके अंदर बहुत ही पावर हो। फिर डॉक्टर की से कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी इस पत्थर को यहाँ से ले जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ये की तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है। उस जेड डॉग पत्थर को वहाँ से हटा दिया जाता है। फिर ये डॉक्टर से कहता है कि तुम जिंगशालो को चेक करो। तो डॉक्टर उसे कहता है कि मैं एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं एक छोटी मोटी मेड को कैसे चेक कर सकता हूँ। मैं राजघराने का नौकर हूँ, आप इस नौकरानी को चेक करने के लिए मुझे कहकर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। ये उसे कहता है कि तुम इस राजघराने का डॉक्टर हमने ही बनाया था, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें भी कल से नौकर ही बना दिया जाएगा। फिर डॉक्टर उसे कहता है कि आप तो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उसे कहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, पर तुम्हें उसे चेक ही करना होगा। फिर डॉक्टर जिंगशालो को चेक करता है और उसे कहता है कि ये साधारण लड़की लगती है, पर ये साधारण नहीं है, इसके अंदर एक अजीब ही शक्ति छिपी हुई है। इसके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है जो उसको अंदर ही अंदर अब जला रही है। तो अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ये 12 घंटे के अंदर अंदर मर जाएगी। इसके अंदर की आग ही इसे जला देगी। फिर ये उसे बचाने के लिए अपनी गोद में उठाकर एक गुफा में लेकर आता है और ये से कहता है कि मुझे वो स्नो डॉग दो, जो कि वो ठंडा पत्थर है, ताकि मैं जिंगशालो को बचा सकूं। कि उससे कहते हैं कि अगर आप उस पत्थर को उठाएंगे तो आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये उसे कहता है कि जिंगशालो की गर्मी को रोकने का यही तरीका है, उसे ऐसे ही ठीक किया जा सकता है। फिर ये अपनी जान की परवाह किए बिना एक हाथ में उस पत्थर को पकड़ता है और दूसरा हाथ जिंगशालो की पीठ पर रखता है और अपनी ताकत को जिंगशालो पर लगाता है ताकि वो ठीक हो जाए। जिंगशालो की हालत तो बहुत सुधर जाती है, पर उस पत्थर की वजह से और अपनी सारी पावर यूज़ करने की वजह से जो यॉन ये है थोड़े दिनों के लिए अंधा हो जाता है। इधर डॉक्टर और डॉक्टर का बेटा जब घर जा रहे होते हैं तो हेई और उसके सैनिक उन दोनों को रोक लेते हैं और हेई के सैनिक उसके बेटे को बाहर रोक लेते हैं और डॉक्टर को अंदर अपनी कार्ट में बिठा लेते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि हमें बताओ कि यॉन की हालत कैसी है। वो डॉक्टर कहता है कि मैं उसकी हालत नहीं बता सकता, वरना मुझे पनिश किया जाएगा। फिर वो उसके पैर में एक चक्कू मार देते हैं तो डॉक्टर चिल्लाता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें सच बताता हूँ। फिर वो उन्हें बताता है कि यॉन को एक सांप ने काट लिया था और मैंने बस उसे दवाई दे दी और उसके बाद मैं यहाँ चला आया हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। ये बात सुनने के बाद हेई से कहता है कि अब तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, और वो उसके गला दबा देता है और उसकी जान ले लेता है। और उधर हेई के सैनिक भी डॉक्टर के बेटे को भी मार देते हैं। इधर जिंगशालो को सपना आता है और सपना में दिखाते हैं कि उसके अंदर जो इतनी शक्ति थी वो शक्ति उसकी माँ की तरफ से मिली थी। उसकी माँ ने उसे सारी ट्रिक्स बताई थी कि वो शक्ति उसे कैसे मिली है, और उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें अपने अंदरूनी शक्ति को कंट्रोल भी करना होगा, वरना तुम अपने आप को ही जला लोगी। इधर की यानी ऐसे कहता है कि आपने एक मेड के लिए इतना जोखिम क्यों लिया और आप उसकी वजह से टेम्परेरी अंधे भी हो गए हैं। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये एक साधारण सी लड़की है। फिर की कहते हैं कि हाँ ये कोई साधारण लड़की नहीं हो सकती, इसमें काफ़ी ही अलग टैलेंट है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी है। फिर ये उसे कहता है कि जिंगशालो की बहनें ये सब नहीं कर सकती, इन सब के पीछे या तो जिंगशालो खुद है या फिर जिंगशु खुद है। इन दोनों को कल पेश किया जाए और हम सस्पेक्ट को ढूंढेंगे कि ये हरकतें किसने की थी। इधर सैनिक शाइबू को पकड़कर एक कमरे में लेके आते हैं जहाँ शेवकी को ऑलरेडी रस्सियों से ऊपर लटका रखा होता है और वो कमरा बंद करके वहाँ से चले जाता है। फिर शाइबू उस शेवकी से पूछती है कि क्या तुमने ये के कमरे में सांपों को छोड़ा था। तो शेवकी कहते हैं कि हाँ मैंने ही छोड़ा था, मैं लिंगजी की मौत को नहीं भूल सकती, इसलिए मैंने उसको मारने के लिए वो सांप छोड़े थे। तुम लोग भूल सकते हो पर मैं नहीं भूल सकती। फिर शाइबू से कहते हैं कि तुम्हें ऐसे हरकतें क्यों कर रही हो, इससे हम सबको परेशानी होगी और तुम्हें पता है ना कि हम दोनों सगी बहनें हैं, हम ही जिंग की
फैमिली के आखिरी मेंबर हैं और हमें जीना होगा। अब हमें क्या करना है कि ये सारा का सारा ब्लेम जिंग शैलो पे डालना होगा, क्योंकि जिंग शैलो हमारी सगी बहन नहीं है। इधर जिंग शैलो को होश आता है और वो एक तलवार लेती है और ये के सामने जाकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको हर्ट किया, आपकी कलाई को हल्का सा काट दिया, पर आपको बचाने के लिए ये सब ज़रूरी था, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये उसे कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे मारने आई हो, और जैसे ही की एंटर कर गया तो उसकी वजह से तुमने अपनी प्लानिंग बदल दी और उन स्नेक्स को मारना शुरू कर दिया। जिंग शैलो कहते हैं कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं आपको कुछ कह सकूं, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी। फिर ये उसे कहता है कि अभी तुम्हारी हिम्मत नहीं है, पर कभी तुम्हारी हिम्मत होगी तो तुम मुझे मार दोगी और अपने भाई का बदला ले लोगी। फिर जिंग शैलो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने देखा है कि आप चीज़ों को किसी वजह से ही करते हैं और मैं अभी इस चीज़ का नहीं कह सकती कि आपने लिंगजी को क्यों मारा होगा। तो ये उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे माइंड को भी नहीं समझ सकता हूँ। फिर वो सैनिकों को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम जिनशर को यहाँ से लेके जाओ और उससे पूछताछ करो। इतने में के ये का हाथ पकड़ता है और उसे उठाने लगता है और जिंग शैलो ये देख लेती है और वो समझ आती है कि ये अंधा हो गया है। अगले दिन सुनवाई शुरू की जाती है और जिंजू और जिंग शैलो को वहाँ पर बुलाया जाता है। तो उनसे पूछा जाता है कि मुझे बताओ कि ये सब किसने किया है। तो जिंजू से कहती है कि ये सब जिंग शैलो ने किया है, क्योंकि जिंग शैलो एक ऐसी लड़की है जिसे सांपों से डर नहीं लगा और वो उन सांपों को भगाने लगी। तो इससे ये पता चलता है कि जिंग शैलो उन सांपों को अंदर लेके आई थी। फिर जिंग शैलो कहती है कि ये तो बहुत ही घटिया रीज़न था, मैं सांपों को अंदर क्यों लेके आऊँगी, अगर मुझे ये को मारना होता तो मैं ये को बचाती ही क्यों। फिर ये उनसे गुस्से में कहता है कि चुप हो जाओ और फिर वो उस पत्थर को तोड़ देता है। फिर ये उनसे कहता है कि तुम एक ऐसी लड़की हो जिसे सांपों से डर नहीं लगता, जनरली सभी लड़कियों को डर लगता है। फिर जिंग शैलो कहती है कि मैं जंगलों में पली बड़ी हूँ, तो मुझे सांपों से तो क्या, मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है, मैंने तो मुसीबत के टाइम पे चूहों को भी खाया हुआ है, तो सांप कौन सी बड़ी चीज़ है। फिर क्यों उसे कहता है कि अगर तुम्हें सांपों से डर नहीं लगता तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बहनों को भी सांपों से डर नहीं लगता होगा। तो फिर उसकी दोनों बहनों को भी वहाँ पर बुलाया जाता है। फिर जिनशु कहती है कि मैंने शाइकी को देखा था कि वो युए के रूम में आने की कोशिश करते हैं, उसके रूम के बाहर ही घूमती रहती है, तो हो सकता है उसने स्नैक्स को लेके आई हो। तो जिनशु उसे कहती है कि शाइकी को रूम में आने की कोई परमिशन नहीं थी, वो स्नैक्स को कैसे लेके आ सकती है। तो जिनशु उसे कहती है कि उसे परमिशन नहीं थी, पर तुम्हें तो थी, हो सकता है तुम ही लेके आई हो। फिर जिंग शैलो से कहती है कि मैंने ही ये को बचाया है स्नेक से, तो मैं कैसे लेके आऊँगी। फिर वो उसे कहती है कि शीशी जो शाइकी है वो वहाँ पर इसलिए घूम रही थी क्योंकि मैंने थोड़े दिनों पहले अपना रुमाल गुम कर दिया था और वो रुमाल हमारे पास एक ही निशानी थी जिंग की, वो उसे ढूंढना चाहती थी, इसलिए वो ये के कमरे के आसपास घूमती रहती थी। ये वही रुमाल होता है जो जिंग शैलो ये के कपड़ों को साफ कर रही होती है, जब उसके कपड़ों पर पानी गिर जाता है और वो रुमाल गलती से ये के पास ही रह जाता है। जिंग शैलो ये से कहती है कि वो हमारी माँ की आखिरी निशानी थी, इसलिए वो लड़की उस रुमाल को ढूंढ रही थी और आपके कमरे के बाहर घूमती थी। ये उससे कहता है कि तुम इन बातों से किसी और को पागल बना सकती हो, मुझे नहीं बना सकती हो। फिर जिंग शैलो जिंशु से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ, कमरे में आजकल कुछ ऐसी वाइन्स रखी जाती हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा स्मेल होती है और जिनकी वजह से स्नेक्स भी अट्रैक्ट होते हैं। जिंशु से कहते हैं कि हाँ, उन वाइन्स से स्नेक्स अट्रैक्ट होते हैं, पर इतने स्नेक्स यहाँ पर नहीं आ सकते उन वाइन्स के थ्रू, तुम मुझे जानबूझकर फंसाना चाहती हो। फिर जिंग शैलो बताती है कि जिंशु सभी से थोड़े पैसे रिश्वत में लेती है और ये सब रिश्वत के पैसे से वो वाइन खरीदती है और उस वाइन की वजह से ही ये स्नेक्स यहाँ पर आए हैं। जिंशु बहुत ही लालची है और उस लालच की वजह से हो सकता है उसने जानबूझकर आपको मारने के लिए भी पैसे लिए हों और ये सब हरकतें की हों। जिंशु ने ही वो पत्थर मुझे दिया था कि ताकि मैं वो पत्थर आपके पास ले आऊँ। जिंग शैलो आती है और उस पत्थर के टुकड़े को उठाने लगती है और ये के सामने करती है, तो तभी की तभी जिंशु उस पत्थर को गिरा देती है और कहती है कि तुम अभी भी ये को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, तुम्हें पता है कि ये पत्थर कितना खतरनाक है, इससे ये को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फिर की सैनिकों को बुलाता है और कहता है कि तुम जिंशु को पकड़ लो। तो जिंशु कहते हैं कि तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, तुम्हें जिंग शैलो को पकड़ना चाहिए। तो की उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये पत्थर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और ये की तबीयत खराब कर सकता है, तुम्हें ये पत्थर किसने दिया था। फिर वो कहते हैं मुझे ये पत्थर तीसरी रानी ने दिया था। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें पता है तीसरी रानी तो काफ़ी टाइम से पैरालाइज्ड है, तो वो ये पत्थर कैसे दे सकती हैं।
फिर जिंशू कहते कि मैं सब सच बताती हूँ, मुझे ये पत्थर जू ने दिया था और उसने कहा था कि इस पत्थर की मदद से आपकी अंदरूनी शक्ति और बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि आपको ऐसी कोई बीमारी और इस पत्थर की वजह से आपकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। अगर ऐसी भी कोई बात है तो ये सब हरकतें जू की है, जू ही इसमें कसूरवार है। फिर ये जिंगशालो को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जिंशू को सज़ा दो। फिर जिंगशालो मना कर देती है और उसे कहती है कि मैं उसे सज़ा नहीं दूंगी, मैं इसे छोड़ देती हूँ। फिर वो कहती है कि मैं और जिंशू बहुत अलग हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। फिर वो सैनिकों को कहता है कि तुम जिंशू को यहाँ से ले जाओ और उसे 20 कोड़े मारो। फिर ये जिंगशालो को कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हें कोई इनाम देना चाहता हूँ, तुम मांगो। तो जिंगशालो से कहते हैं कि मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मेरी दोनों बहनों को छोड़ दें और उन्हें मेरे साथ रहने का मौका दें। फिर ये उसे कहता है कि जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। इधर की यानी से कहता है कि आपने जिंशू को महल से बाहर क्यों नहीं निकाला, ये तो बहुत ही अच्छा मौका था उससे छुटकारा पाने का। फिर ये उसे कहता है कि हमें जिंशू से कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं था। बस मैं ये चाहता हूँ कि महाराज को ये विश्वास हो जाए कि मेरी जो हालत हुई है वो ह्योई के दिए हुए उस पत्थर की वजह से हुई है और मैं नहीं चाहता कि महाराज अब मुझे कहें कि मैं ड्यूक बी को किसी जाल में फंसाऊं। फिर क्यों उसे कहता है कि क्या पता महाराज ने ह्योई को कह दिया हो कि वो ड्यूक बी को किसी जाल में फंसाए, किसी तरह से नुकसान पहुंचाए। फिर ये उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता, हो सकता कि महाराज ने अपना माइंड चेंज ही कर लिया हो। फिर ये की को कहता है कि अब मेरी आंखों की शक्ति भी वापस आ रही है, तो तुम लोगों को कह सकते हो कि अब उन्हें तीखे वस्त्र पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तीखे रंग के वस्त्र पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्यों उसे मजाक में कहता है कि हाँ अब आपको जिंगशालो को अपनी बीवी बना लेना चाहिए। तो ये उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। इधर महारानी महाराज से कहती है कि युआन हेई ने ही एक ऐसे पत्थर को भेजा था जिससे कि युआन ही की तबीयत खराब हो सके और इसी वजह से युआन ही की आंखें भी चली गई हैं टेम्परेरीली। हेई चाहता है कि उसे गॉड ऑफ आइस का उत्तराधिकारी बनाया जाए, इसलिए वो ऐसी हरकतें करता है और वो युआन ही को मारना चाहता है। महाराज कहते हैं कि पावर के लिए हमेशा ही भाइयों भाइयों में लड़ाई होती रही है और फैमिली में हमेशा झगड़े होते रहे हैं और ये लड़ाई होती है, ये दो देशों के बीच की लड़ाई से भी ज़्यादा खतरनाक लड़ाई होती है। फिर महाराज कहते हैं कि हम इस बात को किसी के आगे नहीं आने दे सकते, क्योंकि अगर ये बात किसी के आगे आई तो हमारी ही फैमिली की बदनामी होगी और हमारे ही राजघराने की बदनामी होगी। तो महारानी उनसे कहते हैं कि आप इतनी बड़ी बात को इग्नोर करना चाहते हैं। महाराज उसे कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, पर मैं अभी चाहता हूँ कि मैं गॉड ऑफ आइस के लिए एक नया और सही इंसान ढूंढ लूँ जो उसे अच्छे से संभाल ले। पहले मुझे युआन पे बहुत भरोसा था, पर जब मैंने उसे कहा कि उसे युआन के लिए कुछ चीज़ों को ढूंढना होगा, उसके लिए उसके खिलाफ कुछ सबूतों को ढूंढना होगा, तो युआन ने उसके लिए मना कर दिया। फिर महारानी महाराज से कहते हैं कि युआन ये बिल्कुल जियान जुआओ की तरह है, जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार तो है पर इनकम्पिटेंट हैं, वो काम ढंग से नहीं करते होंगे। पर दूसरी जगह अगर हम देखें तो युआन ही जो है जो आपका काम तो कर देगा और वो कुछ भी करने को तैयार है राजगद्दी के लिए। तो आप चाहेंगे कि ऐसे इंसान को आप आइज ऑफ गॉड का उत्तराधिकारी बनाएं? अगर फिर महाराज कहते हैं कि मुझे इस बारे में सोचने का भी टाइम चाहिए। फिर महाराज युआन के लिए एक संदेश भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि युआन अपनी पोजीशन को ढंग से नहीं संभाल रहा है और इसलिए उसे कमांडर सील को वापस लिया जाता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक संदेश युआन हेई के लिए भी आया है और जिसमें लिखा होता है कि युआन हेई ने युआन हेई को मारने की कोशिश की है, इसलिए युआन हेई को सज़ा दी जाती है कि वो अपने ही घर में बंद रहे और अपने गुनाहों का पश्चाताप करे। सैनिकों के जाने के बाद शी ह्योई को थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि 3 दिन में कुछ अच्छी खबर सुनाओगे और तुमने ये काम किया है। तुम्हारा बाप भी किसी काम का नहीं था, वो भी हमेशा 3rd ब्रांच की हमेशा बदनामी ही करता था और तुम भी ऐसे निकले। फिर जिंशू और उसकी दोस्त जिंगशालो के कमरे में आती हैं और एक सांपों से भरी हुई मिट्टी उसके कमरे में छुपा देती हैं। फिर वो दूसरी तरफ अपने ही कमरे में आती है और वहाँ पे भी सांपों को छोड़ देती हैं और सभी लड़कियों से कहती हैं ये सांप जिंगशालो ने छोड़े हैं। फिर वो सारी लड़कियों को भड़का देती है और सारी लड़कियाँ और जिंशू मिलकर जिंगशालो के कमरे में जाती हैं। जिंगशालो की बहनें उनसे कहती है कि तुम ये सब यहाँ पे क्या कर रही हो। वो उसे कहते हैं कि हमारे कमरे में काफ़ी सारे सांप थे तो हमें विश्वास है कि तुमने ये सब छोड़े होंगे। फिर वो उनके कमरे की तलाशी लेती है और उन्हें कुछ नहीं मिलता है। जिंशू हैरान हो जाती है कि उसने सांपों की भरी मटकी इनके कमरे में ही छुपाई थी, पर अब वो नहीं मिल रही होती है। इतने में जिंगशालो वहाँ आ जाती है और जिंशू के ऊपर पानी फेंक देती है। जिंशू और सारी लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं।
फिर जिंग शाइलो अपनी बहनों को कहती हैं कि मैंने पहले ही देख लिया था कि जिंशू ने हमारे कमरे में कुछ छुपाया और मैंने देख लिया था कि उसने सांपों से भरे मटके हमारे बेड के नीचे छुपा रखी है और मैंने इसलिए वो उसे पहले ही वहाँ से निकाल दिया था। अगले दिन जिंग शाइलो यह के कमरे में होती है और फूलों का सहला रही होती है और ये उसे कहता है कि तुमने जिनशू को तो पागल बना दिया पर तुम मुझे पागल नहीं बना सकती हो। तुमने बहुत ही घटिया तरीका सोचा था अपनी बहनों को बचाने का। तुम्हें पता है कि वो स्नेक्स कहाँ से आए थे। तुम इन चीज़ों से जिनशू को पागल बना सकते हो पर मुझे नहीं बना सकती। आगे से तुम इन सब बातों का ध्यान रखना और हो सके तो कोशिश करना कि मैं तुम्हें अगली बार रंगे हाथों ना पकड़ पाऊँ। इधर जिंग शाइलो एक मटके को अपने हाथ में लेके जाती है और जिनशू उसका पीछा करते हैं। जिनशू को लगता है कि वो मटकी ज़रूर भी सांपों की होगी और जिनशू से कहती है कि आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। फिर जिंग शाइलो उसके हाथ में वो मटकी दे देती है और खुद एक खाई से गिर जाती है ताकि लोगों को ये लगे कि जिनशू ने जिंग शाइलो को धक्का दिया था और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।